ल्यूसेंट से मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। मतलब कि जस्टिन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, लेकिन विलियम जोन्स ने यह बताया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी विशाखा दत्त जो किताब लिखे हैं मुद्रा राक्षस, जिसके रचयिता विशाखा दत्त है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग हुआ है। वृषल शब्द का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग कहाँ हुआ है? मुद्रा राक्षस द्वारा, मुद्रा राक्षस पुस्तक जिसका रचयिता विशाखा दत्त है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। घनानंद जो था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, इसे हराने में चाणक्य जो था, जिसका नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी है, जिसकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, ये मदद की और ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। और इसकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, इसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। और ये किस धर्म का था? जैन धर्म का था। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे बताइए? और महावीर की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान में बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ था और 305 में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। जब 305 में हराया तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की और 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। यानी जैन धर्म की शिक्षा जो थी या दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली? भद्रबाहु से ली। ये जैनी गुरु थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। यानी सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में रहता था? ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। यानी इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता में सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने एवं चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उन्हें खाने के से पहले खास नौकर एवं खाने को चखते थे। वे लगातार दो दिन तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। वो लगातार 2 दिन तक एक ही कमरे में
नहीं सोते थे नहीं सोते थे। पाटलिपुत्रा के बारे में पाटलिपुत्रा एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची मिट्टी के बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ उद्यान एवं चिड़ियों के लिए वन बसेरा है। ये कौन लिखा था? ये जो पुस्तक लिखी थी उसी में इसके बारे में, पाटलिपुत्रा के बारे में वर्णन था और राजा के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एस्पियान ने किया। जो 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एस्पियान ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार 500 हाथी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहीं पर इन्होंने अंतिम समय बिताया था। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व और 322 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठा था। और 322 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठा था और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी बैठा। इसे अमित घात, बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। अमित घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठा, इसे अमित घात कहते हैं। इसका मतलब शत्रु विनाशक होता है। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोशाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखील पुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। किसे? सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत बना और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। किसने? डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिहसेन कहा गया। बिंदुसार को सिहसेन कहा गया कहाँ? जैन ग्रंथों में। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। एथियंस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी एंटियोकस से। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता बताया था। तारानाथ जो बौद्ध विद्वान था वो बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता बताया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलटाक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलटाक था। उसके बाद बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक महान, जिसे बोला जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जिसे 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। दिव्यावादन के अनुसार अशोक बिंदुसार के बाद आया और ये 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसकी माता का नाम अशोक का शुभदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नित्तूरा और उडेगुल लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
कहाँ अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़ीगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। डी.आर. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया। किसने? डी.आर. भंडारकर। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगलहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रानियों अवलोक यानी राजा और अशोक का उल्लेखित है। कहाँ? गुलबर्गा से एक मिला है, उसमें ये बात है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यानी भाब्रू अभिलेख एक है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। पुराण में क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिलेख के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, यानी अभी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी जो तोसाली थी वहां उसका अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। प्लिनी के जो प्लिनी थे इनके अनुसार के कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्रा में डायनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ये प्लिनी का कथन है। कुछ अशोक के शिलालेख और उससे संबंधित राज्य हैं, देखते हैं। जैसे शहबाजगढ़ी शिलालेख का स्थान है। शहबाजगढ़ी का संबंध, शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान के पेशावर में है। मनसेहरा ये हजारा पाकिस्तान में है। कलासी ये उत्तराखंड में है। गिरनार ये गुजरात में है। धौला तथा जोगढ़ ये उड़ीसा में है। धौला तथा जोगढ़ ये उड़ीसा में, एरागुड़ी राजुल मंडारी आंध्र प्रदेश में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। भाभू बैराट जो अभिलेख है ये राजस्थान में है। भाभू बैराट, मास्की, गोबी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धूपुर, जिंटक, कामेश्वर, कल्हनगढ़ी और पालकीगुड ये सब कर्नाटक में है। अहरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय। अशोक के शिलालेख कितने थे? 14 थे। जैसे पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा जो शिलालेख था इसमें पशु और मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था को उल्लेख है। पहला में निंदा है पशु बलि पर, दूसरा में उसकी पशु बलि की निंदा किया तो उसकी चिकित्सा के बारे में बात किया गया। तीसरा जो शिलालेख है इसमें कहा गया है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरा पर जाए और इनमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है। यानी तीसरा में ये बात है कि 5वें वर्ष दौरा पर जाने के लिए। पहला में पशु बलि है, दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा और तीसरा में है कि 5वें वर्ष दौरा पर जाना है, घूमने जाना है। चौथा जो शिलालेख है इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष के बारे में है। भेरी घोष की जगह धम घोष। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। चौथा में भेरी घोष की जगह धम घोष है और पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा में क्या दिए गए हैं? आत्मनियंत्रण। और सातवां और आठवां में अशोक ने तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। नौवां में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में ये आदेश दिया गया है कि राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और धर्म महामात्रों की नियुक्ति 5वां में है और भेरी घोष की जगह धम घोष 4था में है। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है। 12वां में क्या है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई है। 13वां जो शिलालेख है ये कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है 13वां में।
इसमें पांच यवन राजाओं का उल्लेख है जहां उन्हें धम्म के प्रचारक भेजे। 5 यवन राजाओं का उल्लेख 13वां शिलालेख में है। और 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यानी अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह स्वयं धर्म का उपासक था। निर्ग्रोथ के प्रवचन सुनकर उसे बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी उपगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, लेकिन निर्ग्रोथ के प्रवचन सुन के यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अहरौरा लेख कहाँ है? यूपी में है, अहरौरा नामक स्थान। अशोक एक उपासक के रूप में अपने अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया। उपासक के रूप में 10वें वर्ष बौद्ध गया, 12वें वर्ष नीलागी सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। यानी 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी, जैसे उत्तरापथ की राजधानी ही क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कालिंग की राजधानी तोसाली थी और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। प्राची और पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने अपने आजीविकों को अशोक के जो पौत्र था दशरथ, आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया। यानी नागार्जुन गुफा कौन प्रदान किया था? अशोक के पौत्र दशरथ। देखिए, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख है, इसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया तथा महामात्रों को आजीविकों के हित में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक के 7वें लेख में आजीविकों का उल्लेख है। 7वें लेख में आजीविकों का उल्लेख है। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसी संघमित्रा के नाम पर आज ट्रेन चलती है पटना से चेन्नई। संघमित्रा भेजा। बौद्ध परंपरा और उसकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अर्थशास्त्र में भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक के समय हुआ था। भारत में जो शिलालेख का प्रचलन था अशोक के समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ये अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। मंत्री मतलब कि प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, पुरोहित। सेनापति ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सेनापति। युवराज राजपुत्र होता था। देवारिक राजकीय द्वार संरक्षक, दौवारिक जो राजकीय द्वार था उसका रक्षा करता था, दौवारिक। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष था। अंतर्वेदिक क्या था? अंतःपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। समाहर्ता क्या था? आय का संग्रह करता था। संधिदाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्टि कमिश्नर था। पौर नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष था। और कर्मांतिक उद्योगों एवं कारोबार का अध्यक्ष था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष था। दंडपालक सेना का सामान एकत्र करने वाला था। दंडपालक दुर्गपाल दुर्ग रक्षक था और अंतपाल समवर्ती दुर्गों का रक्षक था। 18 था टोटल। इधर भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक के समय हुआ था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरगोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अभी अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक लिपि जो था
ये इसका अभिलेख अफगानिस्तान में मिला था, और खरोष्टी जो लिपि था इसका अभिलेख शाहबाजगढ़ी में, तथा मनसेहरा अभिलेख पाकिस्तान में मनसेहरा, और शेष भारत में कौन सा अभिलेख था? ब्राह्मी था। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी जो लिपि थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पेंटेदी पैंथलर ने की। इसकी संख्या कितनी थी? 14 थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसर। शिलालेख की खोज 1750 में पैंथेलर ने किया था, और इसके अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। जो केवल स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिला है? पहला प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। प्रयाग स्तंभ लेख ये पहले कहाँ था? कौशाम्बी में था। अशोक ने इसे कहाँ स्थापित करवाया? इलाहाबाद के किले में। उसके बाद दिल्ली टोपरा, पहले दिल्ली में था, उसके बाद इसे टोपरा में लाया गया। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। यानी जो दिल्ली टोपरा है वो पहले टोपरा में था, उसे बाद में दिल्ली लाया गया। कौन? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में था और इसे फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में था, इसे दिल्ली लाया गया। टोटल अभिलेख को दिल्ली लाया जा रहा है। रामपुरवा अभिलेख ये चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया। लौरिया अग्नेरा, लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में, और लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। यानी मोर का चित्र किस स्तंभ पर बना है? लौरिया नंदनगढ़ पर, जो चंपारण बिहार में है। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख लुम्बिनी है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया। मतलब कि जो लुम्बिनी अभिलेख है सबसे छोटा, इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक क्या किया था? भू राजस्व की दर को 1/8 भाग कर दिया था और धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया था। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त, महास्थान जो है बांग्लादेश से प्राप्त सौगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल और सूखा जैसे दैवीय प्रकोप में राजा द्वारा राहत कार्य के लिए दिए जाने वाला वितरण प्राप्त होता है। सौगौरा अभिलेख में अकाल सूखा में जो वितरण किया जाता है इसका बारे में चर्चा है। ये कहाँ से मिला था? बांग्लादेश से। प्रथम पृथक शिलालेख की घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारा एकुना, जिसे कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। सारा एकुना जो ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति, इसके चरित्र काफी जांच परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। यानी चरित्र के परीक्षण जो होता था उसे उपधा परीक्षण कहते थे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसकी सदस्य संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र कहा गया है। इसकी संख्या, महामात्र की संख्या कितनी होती थी? 18। शीर्षस्थ अधिकारी जो बड़ा अधिकारी थे उसके रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य प्रशासन में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय मौर्य प्रशासन में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। प्रांतों को चक्र कहा गया है और प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे।
अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे चक्र कहा गया है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया है, जिसे जो विषय पति के अधीन थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसके मुखिया ग्रामी कहलाते थे। प्रशासन का सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मौर्य के समय समिति और कार्य, जैसे प्रथम जो समिति थी वो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों का देखभाल करती थी। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य। पांचवा जो था निर्मित वस्तुओं का विक्रय एवं निरीक्षण करती थी। छठा बिक्री कर वसूलती थी। जो 6 समिति थी उसमें पहला जो समिति थी उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय विदेशियों का देखरेख करती थी। तृतीय जन्म एवं मरण का विवरण रखती थी। चौथा व्यापार एवं वाणिज्य का देखभाल। पांचवा निर्मित वस्तुओं का विक्रय एवं निरीक्षण और छठा बिक्री कर वसूलती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासन में सबसे छोटा गोप जो 10 ग्रामों का शासक करता, जो गोप था वो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित थी। 6 समिति आप पढ़ लिए क्या क्या था। इसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे अगर जो नहीं देगा उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई क्या था? मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। जस्टिन के नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा था। कौन कहा था? जस्टिन कहा था। क्या कहा था? कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है वो लुटेरों की सेना है। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय और 6 समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामत्स्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। और एक भ्रमण करके जो गुप्तचर करते थे उसे क्या कहा गया है? संचार कहा गया है। जो 6 समिति और कार्य थे सैन्य विभाग सैन्य समिति, पहला था वो जल सेना की व्यवस्था करता था। पहला जो था वो जल सेना की व्यवस्था करता था। और प्रशासनिक समिति भी 6 थे। उसमें पहला उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। जो सैन्य का था दूसरा यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी, मतलब खाने पीने का सामान। और जो दूसरा प्रशासनिक समिति थी उसमें विदेशियों का देखरेख होता था। तीसरा जो सैन्य समिति थी पैदल सैनिक की देखरेख करती थी और उसमें तीसरा जन्म मरण का विवरण करती थी। चतुर्थ जो समिति थी अश्वरोहियों की सेना की देखभाल करती थी। और जो प्रशासनिक चतुर्थ समिति थी व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम जो समिति थी वो निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती थी, प्रशासनिक समिति। और इसमें पंचम जो समिति थी ये गज सेना का देखरेख करती थी। और छठा जो था वो रथ सेना का देखरेख करती थी और उसमें छठा बिक्री कर का वसूल करना था। और पांचवा जो था निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण, इसमें गज सेना। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि कहते थे। बिना वर्षा के जो अच्छी खेती देता था उसे
आदेव मृतिक कहते थे। मौर्य काल में द्रोण अनाज की माप के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी मौर्य काल में अनाज के माप के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? द्रोण प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? 7। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इंडिका के अनुसार दास्ता नहीं था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। रूपजीवा किसे कहते थे? जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाती थी। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने काश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता की। मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में है।